हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस। माय नेम इज स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 52, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जो मिडिवल हिस्ट्री है वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। और जिनको पीडीएफ इस लेक्चर का चाहिए तो वो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे सब्सक्राइब करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पे मैं डाउनलोड कर देती हूँ, आई मीन अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। आज पढ़ेंगे कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। और इसमें आज हम देखेंगे जी कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग 16 एंड 17 सेंचुरी किस तरह से हुआ था। और हमें पर्टिकुलरली फोकस करेंगे लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक एंड रिलीजियस मूवमेंट के ऊपर। और उसके साथ देखेंगे पर्शियन एंड संस्कृत लिटरेचर जो था वो किस तरह की एक व्हीकल बनती है थॉट्स एंड गवर्नमेंट में। एंड जो रिलीजियस लैंग्वेज है उनकी हर एक रीजनल हर एक रीजन का डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती है, तो उस वक्त में जो भी रीजनल लैंग्वेज थी वो कैसे लोकल पैटर्नेस के द्वारा फ्लोरिश होता है उसके बारे में भी देखेंगे। और इसके बाद थोड़ा भक्ति मोमेंट, उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट जो चल रहा था वो किस तरह से डेवलप हो रहा था। कौन सी मुगल साम्राज्य के अंदर मतलब कौन सी मुगल सुजनिटी में क्या क्या पैट्रोनेज हुआ, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और एक टेंशन भी, क्लास भी हो रही थी, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स एंड लिबरल जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस है उसमें किस तरह की टेंशन चल रही थी, इस बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे पर्शियन लैंग्वेज किस तरह से यूज हो रही थी। तभी क्या हो रहा था जब मुगल के पीरियड में पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज हो रहे थे, और इसी वजह से इसको व्हीकल ऑफ थॉट भी बोला जाता है। एंड गवर्नमेंट के जितने सारे काम होते हैं आजकल के ज़माने में, हमारे इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट की हर एक काम में हिंदी यूज होती है, ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ये दोनों यूज होते हैं। लेकिन तभी क्या होता था, हिंदी का इतना प्रचलन नहीं था, तो इसी वजह से पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो रहे थे। तो गवर्नमेंट की हर एक काम में ऑल इंडिया लेवल में ये दोनों लैंग्वेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहे थे। और रीजनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो रीजनल लैंग्वेज काफ़ी डेवलप हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भक्ति मोमेंट। भक्ति मोमेंट की वजह से बहुत सारे जो प्रीचर्स थे उन्होंने अपने अपने लैंग्वेज में प्रोज, पोएट्री या फिर भक्ति को स्प्रेड किया, जिस वजह से रीजनल लैंग्वेज की काफ़ी डेवलपमेंट हुई। और ये जो रीजनल लैंग्वेज पीक तक पहुंचा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, क्योंकि जो डिफरेंट रीजन में जो भी रूलर्स थे उनकी पैट्रोनेज में ये थोड़ा नॉर्चर होना शुरू हो गया, तो जिसकी वजह से ये 16-17 सेंचुरी में रीजनल लैंग्वेज की भी काफ़ी प्रचलन धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। अकबर के टाइम में क्या हो रहा था, पर्शियन को नॉर्थ इंडिया में काफ़ी वाइड स्प्रेड थी पर्शियन। एंड लेकिन उनकी जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रही थी, लोकल लैंग्वेज में भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रही थी, जो भी उनकी गवर्नमेंट की काम होती है, पर्शियन संस्कृत के साथ साथ हिंदवाई जो लोकल लैंग्वेज था वो भी कहीं ना कहीं प्रचलन था। तो पर्शियन प्रोज एंड पोइट्री इस टाइम पे बहुत क्लाइमैक्स तक पहुंची थी अकबर के टाइम पे। और इसका सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी जो फेमस है एग्जाम्पल है वो है अब्दुल फजल, जो एक ग्रेट स्कॉलर थे एंड स्टाइलिस्ट भी थे। उनके टाइम पे एक लीडिंग हिस्टोरियन उनको माना जाता है। उनके टाइम में काफ़ी सारा प्रोज, पोएट्री जो भी है वो उस रीजनल पर्शियन लैंग्वेज में बनाया था, जिसके वजह से ये थोड़ा ज़्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, कुछ पर्शियन अचीवमेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि जो अब्दुल फजल थे उनके ब्रदर फैजी, वो भी एक वन टाइप ऑफ अकबर के कोर्ट में ट्रांसलेटर के हिसाब से काम कर रहे थे, और उनके सुपरविजन में महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, और कुछ माइग्रेंट पोएट्स थे जिसका नाम था उत्बी एंड नाजिरी, ये दोनों लीडिंग पर्शियन पोएट्स थे। हालांकि उनका बर्न हुआ था पर्सिया में, लेकिन ये दोनों जब माइग्रेशन हो रहा था तभी ईरान से डायरेक्ट आकर इंडिया में पहुंच गए थे मुगल कोर्ट में। एंड उनके टाइम पे वन ऑफ द कल्चरल सेंटर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, मुगल जो कोर्ट था, मुगल कोर्ट को उन्होंने, उनकी जो काम है, उनकी काम ने इस्लामिक वर्ल्ड में कल्चरल सेंटर बना दिया था। ठीक है,
और पर्शियन लैंग्वेज सिर्फ ऐसा नहीं कि जो पर्शियन से आए थे या फिर ईरान से आए थे वही लोग उसको डेवलप कर रहे थे। काफ़ी हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन भी रहा है पर्शियन लिटरेचर का डेवलपमेंट में। अपार्ट फ्रॉम लिटरेरी हिस्ट्रिकल वर्क्स ए नंबर ऑफ फेमस डिक्शनरीज भी उस टाइम पे बनवाया गया था ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज की बहुत सारे डिक्शनरी भी उस टाइम पे बनवाया गया था जो उस टाइम पीरियड में कंपाइल किया गया था। ठीक है, पर्शियन के बाद अब देखेंगे संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज की किस तरह की डेवलपमेंट होती है। संस्कृत की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे बहुत ही अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रही थी संस्कृत की और वाइडली प्रचलन था हर एक जगह पे। बहुत सारे लेकिन ये दिखा गया कि साउथ हमारे जो इंडिया के साउथ पोर्शन है और ईस्टर्न इंडिया, ये दोनों जगह पे साउथ इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया ये मान के चलिए एरिया, यहाँ पे लोकल रूलर के पैट्रोनेज से संस्कृत थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो रही थी। लेकिन संस्कृत का मेन सेंटर माना जाता था बनारस को। क्यों? क्योंकि इंडिया के डिफरेंट जगह से डिफरेंट स्कॉलर्स आकर यहाँ पे कांग्रेगेट होते थे और उनका चलता था वर्कशॉप वगैरह चलता था, तो जिस वजह से बनारस को संस्कृत के एक हब माना जाता था। बहुत सारे ब्राह्मणस के द्वारा भी मुगल के एम्परर में बहुत सारे ब्राह्मणस भी एम्प्लॉय हुए थे जो कि संस्कृत को बहुत ऊंचाई तक लेके गए थे, संस्कृत वार को। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज की डेवलपमेंट वो भी उसी पैटर्न पे हुआ क्योंकि रीजनल की जो रूलर थे डिफरेंट रीजन में जो भी रूलर थे लोकल रूलर के पैट्रोनेज से रीजनल लैंग्वेज धीरे धीरे बहुत डेवलप हुआ, मैच्योरिटी तक आया, एक स्टेबिलिटी उसकी आ गई। बहुत सारे लिरिकल पोएट्री भी बनवाया गया डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस से। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि राधा कृष्ण की जो उनकी रोमांटिक लव स्टोरी है हो गया, या फिर चाइल्ड कृष्णा की जो मिल्क मेड प्रांक्स जितने सारे स्टोरी है वो रीजनल लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन होना, या फिर भगवत पुराण की ट्रांसलेशन होना बाय डिफरेंट लोकल लैंग्वेज जैसे कि बंगाली, ओरिया, हिंदी, राजस्थानी, गुजरात, ये सब उसी टाइम उसी पीरियड पे धीरे धीरे होने लगा। बहुत सारे राम जी मतलब श्री राम की जो जितने सारे हाइम्स है डिवोशनल हाइम्स, मंत्र वगैरह, चैंटिंग वगैरह या फिर जो भी भजन्स वगैरह वो भी उस टाइम पे कंपोज हुआ डिफरेंट लोकल लैंग्वेज में। उसके बाद रामायण महाभारत भी डिफरेंट लोकल रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना शुरू हो गया। इस टाइम पे और एक चीज़ दिखा गया जिसका नाम है क्रॉस कल्चरल लिटरेसी। ठीक है, क्रॉस कल्चरल मतलब पर्शियन लैंग्वेज के साथ हमारा जो इंडिया की जो भी ट्रेडिशन चल रहे थे, जो भी लैंग्वेज थी, उसका क्रॉस कनेक्शन हो जाना। ठीक है, उसका एक फ्यूजन निकलना। चीज़ें दिखा गया कि पर्शियन के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें पर्शियन लैंग्वेज में से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते थे और लोकल लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट होते थे। तो ये जो क्रॉस लिंकेज काफ़ी क्रॉस लिंकेज भी चल रहा था उस वक्त पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है जैसे कि अलाउल। अलाउल एक चीज़ है जो कि कंपोस्ट किया गया था इन बंगाली में, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया था ऑल आर एंड ऑल्सो ट्रांसलेटेड फ्रॉम पर्शियन। इसको पर्शियन से ट्रांसलेट कर किया गया था और कंपोज किया गया था बंगाली में। ठीक है, इस तरह की जो बंगाली पर्शियन की कनेक्शन है, लाइक क्रॉस लिंकेजेस है, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बन रहा था थोड़ा थोड़ा। और उसी वक्त पे ये दिखा गया था जो पद्मावत मूवी आपने देखा हुआ है ना, तो ये भी एक स्टोरी रिटन किया गया था एक सूफी सेंट के द्वारा जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। इनके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है और जिन्होंने ये बात बताया था उनके जो लिटरेचर में कि अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से चित्तौड़ को आक्रमण करते हैं और तभी जौहर ऑर्गेनाइज होती है, जौहर बनाते हैं, जो वोमेन वगैरह होते हैं उनको वो मिलके जौहर सेरेमनी को सेलिब्रेट तो नहीं, वहाँ पे जौहर सेरेमनी होता है और जिसमें वो झांस देती है वोमेन। ठीक है, और डिफरेंट सूफी आइडियाज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया था। मुगल पीरियड में एक और चीज़ हुआ कि हिंदी को इंट्रोडक्शन मिली यहाँ पे। हिंदी का एक फॉर्म है ब्रिज फॉर्म जिसको मिडिवल इंडिया में इस अकबर के मतलब अकबर सम्राट जब थे उसी टाइम पे इस हिंदी को थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी लगभग आगरा के आसपास एरिया में यूज़ किया जा रहा था। लेकिन मुग़ल एम्परर के टाइम पे जो अकबर के टाइम पे उनके कोर्ट में काफ़ी सारे हिंदू रूलर्स भी थे क्योंकि वो राजपूत रूलर्स के साथ भी अलायंस में बनकर काम कर रहे थे। तो इसी वजह से उनके कोर्ट में हिंदी का भी थोड़ा थोड़ा प्रचलन होना शुरू हो गया। ठीक है, एक लीडिंग मुग़ल नोबेल थे जिनका नाम था अब्दुर रहीम खानी खान। वो एक भक्ति पोएट्री को वो एक भक्ति सेंट थे, तो भक्ति
के साथ साथ पर्शियन आइडियाज़ को भी ह्यूमन रिलेशन के साथ मिक्स करके उन्होंने काफ़ी सारे वर्क किए थे उनके ऊपर। तो पर्शियन एंड हिंदी लिटरेचर इस टाइम पे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है। यहाँ पे हमारा एक सबसे बड़ा संत की उत्पत्ति होती है इस पीरियड पे, उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास को हर एक घर में जानते होंगे क्योंकि राम जी के साथ उनका एक बहुत ही बड़ा संबंध है। ठीक है। और श्री राम को उन्होंने एक गॉड के हिसाब से, एक हीरो के हिसाब से किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, ये सबको पता है। और उन्होंने जो भी रिप्रेजेंट किया था सब कुछ हिंदी भाषा में था इसी वजह से, और लोकल लैंग्वेजेस में था। तो ये इसी वजह से इस लैंग्वेज को थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया। भक्ति मोमेंट, ये जो तुलसीदास और डिफरेंट संत भी उसी टाइम पे जन्म हुए, मतलब जन्म तो नहीं, उसी टाइम पे उनका जो प्रीचिंग वगैरह चल रहा था लोकल लैंग्वेज में या फिर हिंदी में, इसी वजह से वो लैंग्वेज थोड़ा डेवलप होना शुरू हो गया। और इस टाइम पे साउथ इंडिया पे मलयालम की कैरियर स्टार्ट हो गया, एक सेपरेट लैंग्वेज वो बन गया। मराठी भी उसके मराठी में जो मराठा आते आते हैं, मराठा की एंट्री से मराठी लैंग्वेज का भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गई। और मराठा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ एकनाथ एंड तुकाराम की वजह से। इसके इन सभी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है जब हम भक्ति मूवमेंट पढ़े थे, तो मैं दोबारा से उनके बारे में नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। और सिख गुरु जो थे उस टाइम पे, सिख गुरु के वजह से पंजाबी में भी सिख कल्चर की काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है। लैंग्वेज के बाद अब हम पढ़ेंगे म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक की अगर हम बात करें तो अकबर के टाइम पे म्यूजिक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था क्योंकि अकबर बहुत ही फॉन्ड ऑफ म्यूजिक थे। इस वजह से जो ग्वालियर के तानसेन थे, तानसेन के बारे में आपने सुना होगा। ये एक इस तरह की म्यूजिशियन थे जिनके तार से ना इनके म्यूजिक से बारिश भी होती थी। डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल थिंग्स वो कर सकते थे विथ म्यूजिक। ठीक है। तो ये एक बहुत सुंदर तरीके से न्यू मेलोडीज़ को, रागस को कंपोज़ कर रहे थे तानसेन। तो अकबर के कोर्ट में प्रेजेंट थे। जहांगीर एंड शाहजहां के टाइम पे भी काफ़ी सारा मुगल्स नोवेल इस एग्जाम्पल मतलब फॉलोड दिस एग्जाम्पल, उनके टाइम पे भी म्यूजिक थोड़ा पैटर्नाइज हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं औरंगजेब के पीरियड पे ये म्यूजिक की चीज़ जो थी वो थोड़ा धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो गया क्योंकि औरंगजेब एक मनी माइंडेड थे। उनको ये सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं था। इसी वजह से ये सिंगिंग जो म्यूजिक है वो थोड़ा बैनिश हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो औरंगजेब को फंड नहीं था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन वीणा एक ऐसी चीज़ थी जो कि औरंगजेब को काफ़ी पसंद थी और वो बजाते थे भी। ठीक है। म्यूजिक हो सकता है औरंगजेब उसको पैट्रोनाइज ना करते हो, लेकिन औरंगजेब की जो क्वींस थी और उनके जो प्रिंसेस वगैरह थे वो तो काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक को पैट्रोनाइज कर रहे थे क्योंकि वो बहुत फॉन्ड थे म्यूजिक का। तो इसी वजह से बहुत सारे क्लासिकल जो इंडियन म्यूजिक था पर्शियन में, बहुत सारा सारा ट्रांसलेट हुआ या फिर उस लैंग्वेज में डेवलप हुआ ड्यूरिंग औरंगजेब टाइम, क्योंकि औरंगजेब की ये औरंगजेब की इंटरेस्ट नहीं थी, ये उनकी क्वींस एंड प्रिंसेस की इंटरेस्ट थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब के बाद उनके जो भी सक्सेसर आते हैं मोहम्मद शाह वगैरह, 1719 से लेकर 1748 तक ये थोड़ा म्यूजिक एंड म्यूजिशियन को ये ग्रेट पैट्रन थे, इसी वजह से म्यूजिक थोड़ा डेवलप हुआ। उसके बाद देखते हैं इस टाइम पे भक्ति मूवमेंट एंड सिख मूवमेंट, जो सिखिज्म है वो किस तरह से डेवलप होती है। भक्ति मूवमेंट एक पेस में चल रहा था उस वक्त 16 एंड 17 सेंचुरी। लेकिन उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ न्यू मूवमेंट जिसका नाम है सिख मूवमेंट, जो कि पंजाब में इंट्रोड्यूस हुआ एंड महाराष्ट्र में हुआ महाराष्ट्र धर्म। ठीक है। सिख मूवमेंट एंड इसकी जो ओरिजिन हुआ पर्टिकुलरली नानक की प्रीचिंग से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसकी डेवलपमेंट हुआ इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप से। जब गुरुशिप धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद सिखिज्म का काफ़ी हद तक डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। उनके जो फास्ट 4 गुरु थे सिखिज्म की, वो स्कॉलरशिप एंड मेडिटेशन, जो क्वाइट मेडिटेशन होते हैं, चुपचाप बैठ के जो मेडिटेशन करते हैं, उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन जो 5th गुरु आए उनका नाम था अर्जुन दास, वो थोड़ा सिख स्क्रिप्चर्स के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट किया और उन्होंने आदि ग्रंथ और ग्रंथ साहिब इसको लिखना शुरू किया। तो गुरु अर्जुन के बाद थोड़ा
सिखिज़्म का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा चेंज होने लगा, क्योंकि उनको लगा इसी मूवमेंट को अगर हम एक जो प्रीचिंग है या फिर जो भी धर्म है, रिलीजन है, इसको थोड़ा अगर आगे लेकर जाना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, एक लीडरशिप मतलब एक वर्ल्डली लीडरशिप, स्पिरिचुअलिटी एंड वर्ल्डली लीडरशिप, ये दोनों को कंबाइन करके चलना पड़ेगा। इसी कंसेप्ट के आधार पर उन्होंने सिखिज़्म कंसेप्ट को थोड़ा-थोड़ा मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। तो गुरु अर्जुन ने क्या किया, एक एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल से लाइफ जीना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे लोफ्टी बिल्डिंग्स बनवाए अमृतसर में, और फाइन क्लॉथेस पहनना भी उन्होंने शुरू कर दिया। और वहाँ पे उस टाइम पे जो सेंट्रल एशिया या फिर अरेबियन कंट्री से जो भी इम्पोर्टेड हॉर्स मंगवा रहे थे, इम्पोर्ट हो रहे थे, वो भी खुद के पास रखना उन्होंने शुरू किया। तो उसके बाद उन्होंने अटेंडेंस भी अपने आसपास रखना शुरू किया, और उन्होंने ऑफरिंग्स कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि ऑफरिंग्स अगर कलेक्ट नहीं करेंगे तो वो अपने को इंस्टीट्यूशन चलाएंगे कैसे। तो इसी वजह से ऑफरिंग्स शुरू किया, और उन्होंने ये किया कि जो भी सिख है, जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो जो भी इनकम करेंगे उनका 1/10% वो देंगे अपने इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो मोमेंट, जो सिख मोमेंट है, वो चल सके। ठीक है, इसी तरह से सिखिज़्म भी धीरे धीरे बढ़ने लगी आगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जितने सारे सिख गुरु हुए थे, गुरु अर्जुन के बाद धीरे-धीरे सिख जो गुरुज़ हैं वो थोड़ा फ़ेमस होना शुरू हो गए, क्योंकि वो और गुरु अर्जुन के पाथ पर थोड़ा-थोड़ा फ़ॉलो करके आगे बढ़ रहे थे। तो उनके साथ मुगल साम्राज्य के सम्राट्स जितने सारे आए, उनके साथ किस तरह के रिलेशन थे थोड़ा देखेंगे हम। पहले तो अकबर जो थे, अकबर के टाइम पे वो थोड़ा काफ़ी इम्प्रेस थे सिखिज़्म के कांसेप्ट से, ठीक है। लेकिन एक वक़्त आया जब अकबर के बाद जहांगीर आते हैं, उनके टाइम पे जो गुरु अर्जुन है उनके साथ थोड़ा क्लाश हो गया उनका, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उनके जो एक प्रिंस थे, जहांगीर का एक प्रिंस थे जिनका नाम था खुसराव, उसके साथ जहांगीर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो तभी खुसराव जाकर रेफ्यूजी लेते हैं गुरु अर्जुन के पास, और गुरु अर्जुन उनको हेल्प करते हैं, रेफ्यूजी देते हैं। उनको पैसे और मनी एंड प्रेयर से बोथ हर एक तरह से सपोर्ट देते हैं, और जिसकी वजह से जहांगीर के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और जहांगीर उनको प्रिजन बंदी बना देते हैं, और वो तब तक मतलब वहाँ पे उनका डेथ भी हो जाता है गुरु अर्जुन का। तो गुरु अर्जुन के बाद जो सक्सेसर आता है आते आते हैं, उनका नाम है गुरु हरगोविंद। तो ये भी काफ़ी वक्त तक इम्प्रिजन्ड रहे जहांगीर के बाद, लेकिन एक वक्त पे उन्होंने जहांगीर के साथ एक दोस्ती बना ली। इसी वजह से जहांगीर उनको बंदी से बाहर कर दिया, से मुक्त कर दिया। तो ये बहुत एक गुड रिलेशन बनाते हैं जहांगीर के साथ। और उसके बाद क्या होता है, जो जहांगीर का एक होता है कैंपेन कश्मीर तक, उस टाइम पे जस्ट बिफोर हिज डेथ ये अकम्पनी करते हैं जहांगीर को, ठीक है। लेकिन ये जो गुरु हरगोविंद है, उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जहांगीर के बेटे शाहजहां के साथ। क्योंकि क्या होता है, एक वक्त पे शाहजहां कुछ हंटिंग वगैरह चल रहा उनका हो रहा था अमृतसर में। तो जो हंटिंग कर रहे थे, तो हंटिंग की जो जिस चीज़ का हंटिंग कर रहे थे वो उड़कर आ जाता है गुरु हरगोविंद के कैंपस में। तो गुरु हरगोविंद क्या करते हैं, उनको ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप इसको हंटिंग नहीं कर पाओगे या फिर कुछ भी। तो जिस वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है, पहली कॉन्फ्लिक्ट। और सेकंड कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होता है कि जो गुरु हरगोविंद है वो एक अटेम्प्ट करते हैं, रिवर बियास जो होता है नियर जालंधर, वहाँ पे एक नई सिटी बनवाने की कोशिश करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। लेकिन ये जो शाहजहां होते हैं वो करवा नहीं देते, मतलब करने में उनको मदद नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट किया। तो इसी वजह से एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट भी वहाँ पे हो रहा था। तो और एक टेंशन भी, थर्ड कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ उनके साथ, शाहजहां के साथ। एक थर्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जो तभी सेंट्रल एशिया से बहुत सारे सुंदर-सुंदर घोड़े, इम्पीरियल घोड़े मँगाए जाते थे। तो क्या होता था, और गुरु अर्जुन के वक़्त से ही ये उनका एक चीज़ें चला आ रहा था ट्रेडिशन की, वो हॉर्सेस भी मेंटेन करते हैं जो गुरु होते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ कि उनका एक गुरु का एक फॉलोअर्स थे जिनका नाम था बिद्धि चाँद। उन्होंने राजकोट से ये 2 घोड़े, बहुत सुंदर-सुंदर घोड़े, उनको चोरी करके लाकर गुरु हरगोविंद को मतलब गिफ्ट कर दिया। लेकिन गुरु हरगोविंद को इस बारे में पता नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ, जो रॉयल ऑफिशियल्स थे वो आकर गुरु हरगोविंद को यहाँ पे प्रिजन बनाते हैं, मतलब यहाँ पे आकर एक्यूजेशन करते हैं कि आपने चोरी किया है हमारे कोर्ट से घोड़े। तो इसी वजह से क्या हुआ,
काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और लेकिन उनको हालाँकि गुरु का बहुत सारे फॉलोअर्स थे, जिस वजह से उनको काफ़ी सपोर्ट मिला। उनके टाइम पे पठान, पेंडा खान ये सारे काफ़ी बड़े-बड़े फॉलोअर्स थे उनके। ये काफ़ी वक़्त तक उनको सपोर्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, एक वक़्त आया जब गुरु हरगोविंद इससे काफ़ी परेशान हो गए और रिटायर्ड करके वो चले गए पंजाब की जो फुट हिल्स है वहाँ पे चले गए और उन्होंने मना किया, मुझे कोई भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो अपने काम में वहाँ पे चले गए सब छोड़-छाड़ के। तो इस तरह की कुछ सिख गुरुओं के साथ डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट मुगल सम्राट के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट और अच्छी खासी रिलेशन इस तरह से चली आ रही है। ठीक है? तो दोस्तों, यह अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया कि सिख और मुगल सम्राटों में जितना कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उनसे ये साबित नहीं होता कि ये एक मतलब क्या इंटेंशनल था या फिर कॉन्सिक्वेंशनल था, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि एक्चुअली देखे गए कि मुगल सम्राट के पास इतने सारे इश्यूज़ थे, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, तो इनमें उन्होंने सिख की प्रॉब्लम को इतना बड़ा कभी समझा नहीं, इतना कंसर्न नहीं दिखाया इस चीज़ों को। और सिख जो गुरुज़ थे, उनका इतना ज़्यादा फॉलोअर्स थे कि उनको उनके फॉलोअर्स के तरफ से ये एक टाइटल मिला था कि सच्चा बादशाह, मतलब ट्रू सोवेरेनिटी। ठीक है? और ये एक रिच लाइफ़स्टाइल भी मेंटेन कर रहे थे जो गुरुज़ वगैरह थे। और इसको ना मुगल जो सम्राट थे, मुगल की जो भी नोबिलिटी थी, वो इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उनके टाइम पे सूफ़ी जितने सारे सूफ़ी संत थे, वो भी एक रिच लाइफ़स्टाइल कहीं न कहीं मेंटेन कर रहे थे। तो उन्होंने इतना वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, उस टाइम पे जो सम्राट वगैरह थे, वो इतना ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। इसी वजह से सिख और मुगल का कभी कुछ कन्फ्रंटेशन ही नहीं हो पाया। ठीक है? लेकिन कभी-कभी ये दिखा गया था कि जो शाहजहां थे वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे स्टार्टिंग में, लेकिन और कभी-कभी वो इतना इंटॉलरेंट हो जाते थे कि वो बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को भी डिमोलिशन कर चुके थे। लेकिन ये उनका एक वक़्त पे ऐसा आया वो ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल नहीं रहे क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसा था, क्योंकि अगर वो ऑर्थोडॉक्स होते तो शायद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। लेकिन उसके बाद उनके जो बेटे आए दारा, तो ये भी एक लिबरल सॉन थे जिसके वजह से उनको ऑर्थोडॉक्स को छोड़ना पड़ा, वो धीरे-धीरे लिबरल बनना शुरू हो गए। लेकिन अब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एक ऑर्थोडॉक्सी होना भी बनता है कभी-कभी। आप रिलिजन में ऑर्थोडॉक्सी हो जाते हो या फिर कोई ऐसा नहीं रहता बहुत वक़्त तक या फिर हर एक टाइम पे लिबरल कोई ऐसा नहीं रह पाता। जब हम बात करें सम्राट की तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। कोई-कोई सम्राट उसे होल्ड करके रख पाते हैं, कोई-कोई होल्ड करके नहीं रख पाते। तो इसी वजह से ये एक मिक्स इतना नैरो माइंडेड नहीं था शाहजहां, लेकिन कभी-कभी ऑर्थोडॉक्स हो जाते थे। ठीक है? शाहजहां के जो बेटे थे दारा सिकोहे, ये जो दारा सिकोहे थे ये शाहजहां के सबसे एल्डेस्ट सन थे और बाय टेम्परामेंट ये एक स्कॉलर भी थे और एक सूफी थे। ठीक है? तो इसी वजह से वो बहुत रिलीजियस डिवाइन को डिस्कोर्स करना चाहते थे। बहुत सारे नॉलेज भी ग्रैस्प करना चाहते थे, हर एक चीज़ को जानना चाहते थे, वो क्या है? जैसे अकबर होते थे ना, उनको हर एक रिलीजन में जानना होता है एक्चुअली चीज़ क्या है, हमेशा उनकी मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है। उसी तरह दारा सिकोहे भी थे। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, काशी में जो ब्राह्मण्स वगैरह रहते थे उनके हेल्प से उन्होंने गीता को ट्रांसलेट किया था इंटू पर्शियन में, क्योंकि पर्शियन उनकी लैंग्वेज थी। तो गीता को उन्होंने संस्कृत से पर्शियन तक ट्रांसलेट किया था और उन्होंने बहुत सारे सिग्निफिकेंट वर्क भी किए थे वाज एन एंथोलॉजी ऑफ द वेदस। वेदस का भी उन्होंने पढ़ाई की थी और उसके बारे में भी जानने की उन्होंने कोशिश की थी और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे वेदस है वो एक हेवनली बुक से इन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है? इसको कोई ह्यूमन ने नहीं लिखा है, ये एक हेवनली बुक है, डिवाइन एनर्जी के द्वारा लिखा गया है और उसको उन्होंने कन्फर्मिटी किया था कि ये होली कुरान के बराबर है। तो उनके हिसाब से जो वेदा है, होली कुरान है, वो सबका फंडामेंटल कुछ डिफरेंस नहीं है। हर किसी का कहना एक ही है। तो हिंदुइज़्म, इस्लाम जो भी कल्चर है, जो भी हमारा रिलीजन है, सॉरी जो भी रिलीजन है, वो सब हम अलग-अलग सोच रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब एक ही है। इस बारे में उन्होंने कन्फर्मिटी दिया था। उस टाइम पे मुग़ल के टाइम पे कुछ लिबरल रिलीजियस थिंकर्स की भी एक उद्भावन हुई थी। मतलब वो भी फ्रंट स्टेज पे आए थे। उनके नाम पे एक संत थे जिनका नाम था दादू।
जिन्होंने गुजरात में भी बर्न किया था। और लेकिन अपना जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा जो उन्होंने बिताया था वो था राजस्थान पे। उन्होंने एक नॉन सेक्टेरियन पाथ को प्रीच किया था जिसका नाम था निपाक। उन्होंने ये कहा था कि ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ, मेरा कोई धर्म ही नहीं है, ठीक है? मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए उन्होंने मतलब एक्चुअली ब्रह्म क्या है, सुप्रीम रियलिटी को उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की थी। और एक सेम लिबरल ट्रेंड रखते थे, एक सेम लिबरल थिंकिंग के साथ और एक संत की भी उद्भावना होती थी जिनका नाम था तुकाराम। और ये एक भक्ति महाराष्ट्र में एट पंढरपुर उन्होंने भक्ति मूवमेंट को शुरुआत की थी। और जिसकी वजह से महाराष्ट्र धर्म मराठा जो हो गया, सॉरी महाराष्ट्र जो होता है वो महाराष्ट्र धर्म बन गई, सेंटर ऑफ महाराष्ट्र धर्म ये हो गया। और वो पूजा करते थे विठोबा को। विठोबा एक विष्णु जी की एक फॉर्म होता है और इसी महाराष्ट्र में ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है? तुकाराम के अगर हम बात करें इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भक्ति मूवमेंट में, फिर भी यहाँ पे अगर है तो थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ये एक शूद्र जाति में जन्म हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में भगवान को पूजा किया था। ये उनको पता था कि वो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश किया कि भगवान को बहुत भक्ति से पूजा करते थे। लेकिन उनके हिसाब से ये जो हिंदुइज़्म, मुस्लिम ये कुछ नहीं होता, ये सब ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट होता है। एक्चुअली जो चीज़ होता है भगवान भक्ति के दास होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी जन्म हुआ था। तो इतना लिबरल थॉट्स में भी, इतना लिबरल फिलॉसफी के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ कैटेगरी से बिलॉन्ग करते थे। ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो होते हैं, कट्टर हिंदू जो बोलते हैं, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, वो ओनली अपने रिलीजन को छोड़ के और कोई रिलीजन पे बिलीव ही नहीं करते या फिर और सबको हीन नज़र पे ही देखते हैं, ठीक है? इस तरह के जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं। उस टाइम पे एक थे जिनका नाम था रघुनंदन। ये नवद्वीप जो होता है नडिया बंगाल की, वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। उनके हिसाब से वो एक एक बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर है धर्मशास्त्र में, जो कि मिडीवल पीरियड में। और उनके हिसाब से जो ब्राह्मण होते हैं वो सबसे हायर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। उनके पास ये अधिकार रहता है कि वो वेदस वगैरह, स्क्रिप्चर्स, लिटरेचर्स या फिर जो भी स्पिरिचुअल थिंग है वो ओनली ब्राह्मण ही कर सकते हैं। बाकी सारे जितने लोग हैं वो शूद्र कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं। उनके हिसाब से सोसाइटी में ना ओनली 2 तरह के लोग होते हैं, एक है ब्राह्मण और ब्राह्मण के अलावा जो भी लोग हैं वो है शूद्र। क्योंकि उनके हिसाब से जो वैश्य है वो अपने कब से वो डिसअपीयर कर चुके हैं और बाकी जो क्षत्रिय है वो भी डिसअपीयर कर चुके हैं। सिर्फ ब्राह्मण और शूद्र है। तो इस तरह की जो थ्योरी है वो धीरे-धीरे सोसाइटी में भी आने लगी थी क्योंकि ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ इसको फैला रहे थे। और एक है रामदास जो कि महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं। इनको शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु ही के हिसाब से भी माना जाता है। और ये तभी एक फ़िलॉसफ़ी दिए थे जिसको नाम था फ़िलॉसफ़ी ऑफ एक्टिविज़्म। और उन्होंने भी ब्राह्मण्स के क्या-क्या प्रिविलेजेस है इसके ऊपर भी काफ़ी गौर फरमाइश थे। तो ऐसा नहीं था सिर्फ़ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ ही थे, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम भी कहीं न कहीं वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे सोसाइटी को। आगे देखते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ के साथ-साथ कुछ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम भी सोसाइटी पे काफ़ी इन्फ्लुएंस डाल रहे थे। जैसे कि एक ऑर्थोडॉक्स उलेमा भी थे जिन्होंने अकबर की जो लिबरल पॉलिसी थी, अकबर जो हर एक धर्म में बिलीव करते थे और रिलीजन एक है, धर्म एक है, भगवान एक है, इसके ऊपर अकबर सोच रहे थे। और उनका खुद का एक नई रिलीजन बनवाया था उन्होंने। तो इसको उन्होंने डिनाउंस भी किया हुआ था, जिनका नाम था एक जो सबसे इन्फ्लुएंस्ड जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे जिनका नाम था शाइख अहमद सिरहिंद। ये काफ़ी एक्टिव थे इस टाइम पे और उन्होंने नक्शबंदी जो स्कूल ऑफ सूफीज़ है, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ मुस्लिम स्कूल है, इसका उन्होंने वो फॉलोअर थे, ठीक है? और उन्होंने ये कहा था उस टाइम पे जो शेख अहमद सिरहिंद जो कॉन्सेप्ट था पैंथेइस्टिक मिस्टिज़्म, जो तौहीद का उन्होंने अकबर ने जो इंट्रोडक्शन किया था एक नई रिलीजन का कि गॉड एक यूनिटी है, उसको उन्होंने डिनाउंस किया था। उन्होंने कहा था ये सब बकवास है, एक ही जो रिलीजन है वो है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के अलावा और कुछ नहीं है। वो अकबर को भी एक वक़्त पे ये भी अनाउंस कर दिया था कि अकबर अन इस्लामिक है, ठीक है?
उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो कि हिंदूज़ प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस होते थे, उसको भी उन्होंने डिनाउंस किया था, अपोज़ किया था। जैसे कि आप रिलीजियस गैदरिंग में म्यूज़िक का यूज़ करना, जिसको सामा बोलते हैं, एक्सेसिव मेडिटेशन करना, टॉम ऑफ सेंट जो जहाँ पे बहुत सारा सेंट्स रहते हैं, उनका समागम होता है, वहाँ पे फ्रीक्वेंटली विज़िट करना, ये सारी चीज़ों को वो अपोज़ करते थे। और इन्होंने ये भी बात कह दिया था कि इस्लाम जो हिंदू के साथ इस्लाम को की कोलैबोरेशन को या फिर जो फ्रेंडलीनेस को बंद करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने ये भी जिजिया को और एक बार रीइम्पोज़ करने के लिए भी वो बात उन्होंने प्रपोज़ किया था। और इसके चलते हिंदूज़ के साथ जो मुस्लिम के एसोसिएशन है, कम से कम एसोसिएशन रखा जाए, इसका भी उन्होंने प्रपोज़ किया था। तो एक वक़्त पे क्या हुआ वो जो शेख अहमद जो थे इंसान, उन्होंने अपने बात को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने के लिए, अपने चीज़ों को मनवाने के लिए उन्होंने बहुत सारे नोबेल्स को उन्होंने मतलब लेटर लिखा कि इस तरह की कुछ होनी चाहिए, इस्लाम धर्म ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन ना उनके बात जहांगीर मान रहे थे। जहांगीर तो एक बात पे उनको बंदी भी बनवा लिया था जब उन्होंने अपने बातों से मुकर ली, या फिर जब अपने बातों से हटे, तभी जाकर उनको बंदी से बाहर निकाला। या फिर औरंगज़ेब के टाइम पे भी उन्होंने ऑर्थोडॉक्स की चीज़ों को इतना बढ़ावा नहीं दिया था, ठीक है? ना ही वो अपने सॉन और सक्सेसर को भी इस चीज़ में आने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो लगभग देखा जाए तो ऑर्थोडॉक्स चीज़ों की इतना इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे नहीं रहा मुगल पीरियड पे, क्योंकि वो सब एक लिबरल सम्राट थे। जितने सारे सक्सेसर आए वो लिबरल थिंकर्स थे, और उनको उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रख रही थी। तो इसी वजह से टाइम टू टाइम ये जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट आए वो गए, इतना इन्फ्लुएंस नहीं बना पाए सोसाइटी पे, ठीक है? तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल साम्राज्य एम्पायर देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।